हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो हमने डिस्कशन किया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो संरचना है इसके बारे में डिटेल के अंदर डिस्कशन किया था। इसके बाद में फिर हमने डिस्कस किया गैमीटोजेनेसिस के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि मेल गैमीट के रूप में स्पर्म का निर्माण किस प्रकार से होता है और फीमेल गैमीट के रूप में ओवम यानी कि अंडाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। और इसके बाद में हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन के बारे में यानी कि निषेचन के बारे में। तो इससे जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर हमने सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन का जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन लिया था, और इसके बाद में हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स के बारे में, यानी कि फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की जो ये क्रिया है वो किन किन चरणों के अंदर पूरी होती है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जिसके अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो था कि शुक्राणु जो है वो अंडाणु तक किस प्रकार से पहुंचता है, यानी कि शुक्राणु जो है वो अंडाणु तक पहुंचेगा कैसे, इसके बारे में। और इसके बाद में हमने अध्ययन किया था इसका नेक्स्ट स्टेप कि जब शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच जाता है तो उसके बाद ये शुक्राणु जो है वो इस अंडाणु के अंदर प्रवेश किस प्रकार से करता है। और इसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो ओवम होता है इसके ऊपर प्रेजेंट होता है फर्टिलाइजिन, और जो स्पर्म है स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट होता है एंटी फर्टिलाइजिन। और ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जो है इनके बारे में हमने देखा था कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि जातीय विशिष्टता दर्शाते हैं। इसका अर्थ ये था कि एक जाति का जो शुक्राणु है उसके ऊपर उपस्थित जो एंटी फर्टिलाइजिन है वो उसी जाति का जो अंडाणु होता है उसके ऊपर मौजूद जो फर्टिलाइजिन है उसी के साथ क्रिया करता है, और जिसके कारण जो है ये शुक्राणु इस अंडाणु की भित्ति के साथ चिपक जाता है। और इसके बाद में हमने देखा था कि जो शुक्राणु है इसके अग्रभाग के ऊपर जो एक्रोसोम मौजूद होता है, जो एक टोपीनुमा संरचना के रूप में होता है, और इसके द्वारा स्पर्म लाइसिन जो है उनका सिक्रीशन किया जाता है। और स्पर्म लाइसिन के रूप में मौजूद होता है हाइएलुरोनिडेज, कोरोना लाइसिन और जोना लाइसिन या एक्रोसिन, जिनमें से हाइएलुरोनिडेज जो है वो हाइएलुरोनिक अम्ल जो है उसको डिजोल्व करता है, कोरोना लाइसिन जो है वो कोरोना रेडिएटा को डिजोल्व करता है, और जोना लाइसिन या एक्रोसिन जो है वो जोना पेलुसिडा जो है उसको डिजोल्व करता है। इन सब के कारण जो है वो स्पर्म को ओवम यानी कि अंडाणु के अंदर प्रवेश करने के लिए मार्ग उपलब्ध हो जाता है। और इस संपूर्ण क्रिया को, कौन सी क्रिया, जो स्पर्म एक्रोसोम जो है इसके द्वारा सिक्रेट किए जाने वाले स्पर्म लाइसिन के रूप में जो हाइएलुरोनिडेज है, कोरोना लाइसिन है या जोना लाइसिन है, इनके द्वारा जो हाइएलुरोनिक अम्ल को और कोरोना रेडिएटा को और जोना पेलुसिडा को डिजोल्व करने की जो क्रिया होती है इसे संयुक्त रूप से नाम दिया जाता है एक्रोजोमल रिएक्शन। तो यहाँ तक जो है वो हमने डिस्कशन कर लिया था। आज अपने बात करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन का जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसके बारे में, जिसे हम नाम देते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन, या हम इसके दौरान ये भी कह सकते हैं कि जब शुक्राणु जो है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है तो इसके बाद अंडाणु के अंदर क्या क्या परिवर्तन होंगे, इन सब के बारे में अब हम जो है वो यहाँ पर चर्चा करेंगे कॉर्टिकल रिएक्शन के रूप में। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं कि जो स्पर्म यानी कि शुक्राणु जो है वो जब अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है तो इसके प्रवेश करते ही ये अंडा जो है वो एक्टिव हो जाता है, और इसके अंदर जो इसका परिपक्व विभाजन सेकंड था, जिसके बारे में हमने oogenesis की प्रक्रिया के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कशन किया था कि जब ये शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है तो इसके बाद ये अंडा जो है वो एक्टिव हो जाता है, और इसके अंदर इसका परिपक्व विभाजन सेकंड यानी कि मियोसिस सेकंड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने oogenesis की प्रक्रिया के अंदर देखा था कि जब ओव्यूलेशन के दौरान जो अंडा रिलीज होता है
वो वास्तविकता के अंदर सेकेंडरी oocyte की अवस्था के अंदर मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसके अंदर मैच्यूरेशन डिवीजन या परिपक्वन विभाजन सेकंड, या हम ये कहें कि मियोसिस सेकंड जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता। इसलिए जब इस अंडे के अंदर जो वास्तविकता के अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte है, इसके अंदर जब शुक्राणु का प्रवेश होता है तो इसके बाद ये एक्टिव हो जाता है और इसके अंदर मियोसिस सेकंड की क्रिया जो है वो कंप्लीट होती है, जिसके कारण एक तो बनती है पोलर बॉडी या जिसे अपने ध्रुवीय पिंड कहते हैं, और दूसरा निर्माण होता है ऊवम का यानी कि अंडाणु का। और इसी ऊवम का जो प्रोन्यूक्लियाई है या प्राक केंद्रक है वो आगे चल करके संलयन कर लेगा इस स्पर्म यानी कि शुक्राणु के प्राक केंद्रक से और निषेचन की क्रिया को कंप्लीट करेगा। तो अभी हमने देखा कि जैसे ही शुक्राणु जो है इसका अंडे के अंदर प्रवेश होता है, जो कि वास्तविकता में सेकेंडरी oocyte की अवस्था में होता है, तो इसके कारण जो है वो अब इसके अंदर मियोसिस सेकंड की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है, और जिसके कारण अब एक पोलर बॉडी और दूसरे ऊवम का निर्माण हो जाता है। अब देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि जब स्पर्म जो है वो इस अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तो उस दौरान मुख्य रूप से दो क्रियाएं होंगी। कौन कौन सी? पहली क्रिया तो ये होगी कि इस अंडे के अंदर जैसे ये प्रवेश करेगा तो इसके अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है या मियोसिस सेकंड है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जिसके कारण एक पोलर बॉडी और दूसरे ऊवम का निर्माण हो जाएगा। तो एक क्रिया तो हो गई ये। अब देखते हैं दूसरी क्रिया क्या होगी। दूसरी क्रिया ये होगी कि जैसे ही ये स्पर्म अंडे के अंदर प्रवेश करेगा तो इसके अंदर एक कॉर्टिकल रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं कि जो अगर ह्यूमन की बात करें तो यहां पर एक टाइम के अंदर जो एग रिलीज होता है वो एक ही होता है, लेकिन स्पर्म जो हैं वो असंख्य होती हैं। तो इसलिए इस अंडे तक कई शुक्राणु जो है उनके पहुंचने की संभावना होती है, लेकिन हम देखते हैं कि इस एग के अंदर केवल एक ही स्पर्म या शुक्राणु जो है वो प्रवेश कर पाता है, अन्य शुक्राणु जो है वो बाहर रह जाते हैं, वो प्रवेश नहीं कर पाते। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि केवल एक ही शुक्राणु का प्रवेश हो पाता है, बाकी शुक्राणु के प्रवेश को रोक दिया जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से जो उत्तरदायी क्रिया होती है वो होती है कॉर्टिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉर्टिकल रिएक्शन। तो देखते हैं ये कॉर्टिकल रिएक्शन होती क्या है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही शुक्राणु जो है इसका अंडाणु के अंदर या एग के अंदर जब प्रवेश होता है तो इसके कारण क्या होती है? कॉर्टिकल रिएक्शन। तो देखते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन है क्या, कि अंडे के अंदर पाए जाने वाले जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल होते हैं, कि जो एग है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही इस एग के अंदर स्पर्म जो है वो एंटर करता है तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो है वो फट जाते हैं, और इसके बाद ये अंडे के चारों ओर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और योक मेम्ब्रेन होती है उनके बीच के अंदर जो खाली जगह पाई जाती है, जो स्पेस होता है जिसे हम पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं, उसके अंदर जमा हो जाती हैं और जमा होकर के एक सीमेंट की भांति कार्य करने लगती है, एक कठोर मेम्ब्रेन बना देती हैं, जिसे नाम दिया जाता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और यही फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो इस एग के अंदर अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने का कार्य करते हैं। तो देखो, जब हमने अंडाणु की संरचना का अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि इस अंडाणु की संरचना कुछ इस प्रकार से थी, यूं, जिसके चारों ओर यहां पर कोरोना रेडिएटा वगैरह प्रेजेंट थी। तो इस अंडाणु के अंदर हमने देखा था कि ये वाला जो स्पेस होता है, ये वाला, ये जो खाली जगह हमने बनाई है, ये वाला जो एरिया है, इसको नाम दिया जाता है पेरीविटेलाइन स्पेस। अब होता क्या है कि जैसे ही इसके अंदर स्पर्म एंटर करता है तो इसके अंदर मौजूद जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है, यूं,
ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फट जाते हैं और फटने के बाद ये जो है वो यहाँ पर जो पेरीविटेलाइन ये स्पेस है इसके अंदर जमा हो जाते हैं और एक लेयर का निर्माण कर देते हैं, एक मेम्ब्रेन बना देते हैं और इस मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और यही वो मेम्ब्रेन है जो इस अंडाणु के अंदर अब अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने का कार्य करती है। यही कारण है कि जनरली एक अंडाणु के अंदर केवल एक ही स्पर्म जो है वो प्रवेश कर पाता है। आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो इसके अंदर अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने का कार्य करेगी, जिसको हमने यहाँ पर बताया है कि ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो अन्य स्पर्म के प्रवेश को क्या करेगी, रोक देगी। यानी कि केवल एक ही स्पर्म जो है वो एंटर हो पाएगा, अन्य जो स्पर्म है वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आगे देखो, आगे बताया गया है कि अगर एक एग के अंदर केवल एक ही स्पर्म का प्रवेश होता है, यानी कि उस कंडीशन के बारे में ये बता रहा है कि अगर एक एग के अंदर केवल एक ही स्पर्म एंटर हो तो इस कंडीशन को नाम दिया जाता है मोनोस्पर्मी। मोनो का मतलब एक, स्पर्म का मतलब शुक्राणु। यानी कि जब एग के अंदर केवल एक ही स्पर्म एंटर हो और आगे चल करके फर्टिलाइजेशन की क्रिया को करवाए तो इस कंडीशन को नाम दिया जाता है मोनोस्पर्मी। ठीक है, और इस प्रकार की कंडीशन जो है वो एम्फीबियंस के अंदर और मैमल्स आदि के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन सपोज करो कि अगर एक ही एग के अंदर मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक स्पर्म अगर एक से अधिक स्पर्म का प्रवेश हो जाए तो इस कंडीशन को नाम दिया जाता है पॉलीस्पर्मी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि ये थी कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि जैसे ही स्पर्म जो है वो एग के अंदर एंटर होता है तो एग के अंदर प्रेजेंट जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है या कॉर्टिकल कण है वो फट जाते हैं और जो पेरीविटेलाइन स्पेस है वहाँ पर जाकर के जमा हो जाते हैं, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है। और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो अन्य शुक्राणुओं से इस एग को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि अन्य जो शुक्राणु हैं उनके प्रवेश को इस अंडे के अंदर रोकने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये थी कॉर्टिकल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के नेक्स्ट स्टेप के बारे में और वो है प्राक केंद्रकों का संलयन। ठीक है, हमने देखा शुक्राणु जो है वो एग तक पहुंच गया, इसके बाद वो एग के अंदर एंटर हो गया, इसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन हुई जिसके द्वारा अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक दिया गया। तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर होगा कि यहाँ पर जो अंडाणु है उसका प्रोन्यूक्लियाई और स्पर्म जो बाहर से एंटर किया है इसका प्रोन्यूक्लियाई, यानी कि दोनों के जो प्राक केंद्रक हैं वो आपस के अंदर संलयन करेंगे और इसी के साथ फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो देखो, अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है प्राक केंद्रक संलयन। प्राक केंद्रक के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि अधिकांश जो जंतु होते हैं, ठीक है, इनके अंदर जब शुक्राणु का प्रवेश होता है, ठीक है, कि अधिकांश जो जंतु है उनके एग के अंदर जब शुक्राणु का प्रवेश होता है तो वो कंप्लीट स्पर्म जो है वो उस एग के अंदर एंटर नहीं हो पाता। इसके अंदर क्या है, शुक्राणु का केवल हेड यानी कि शीर्ष भाग जिसके अंदर उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साथ में मिडल पार्ट जिसके अंदर निबेन कर्ण के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, वही एग के अंदर प्रवेश कर पाता है। हम देखते हैं कि ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जब स्पर्म एग के अंदर प्रवेश करता है तो उस दौरान कंप्लीट स्पर्म जो है वो एग के अंदर प्रवेश न करके उस स्पर्म यानी कि शुक्राणु का केवल हेड और मिडल पार्ट जो है वो ही एग के अंदर प्रवेश कर पाता है। लेकिन अगर बात करें हम मनुष्य की या मैमल्स की यानी कि जो स्तनधारी हैं उनकी, तो हम देखते हैं कि स्तनधारियों के अंदर क्या होता है
कि जब शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश करता है तो उस दौरान पूरा का पूरा शुक्राणु यानी कि कंप्लीट जो स्पर्म है वो एंटर कर जाता है अंडे के अंदर। ठीक है, तो ये ज़्यादातर एनिमल्स और मैमल्स के बीच में एक डिफरेंस है, जिसके अंदर हमने देखा कि ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर तो क्या होता है, स्पर्म का केवल हेड पोर्शन और मिडल पार्ट वाला जो पोर्शन है वो ही एग के अंदर एंटर होता है, जबकि मैमल्स के अंदर जो है वो कंप्लीट स्पर्म जो है वो एंटर कर जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि जब शुक्राणु जो है वो एग के अंदर प्रवेश कर जाता है तो इसके बाद क्या होता है कि जो स्पर्म का हेड और मिडल पार्ट है वो 180 डिग्री के ऊपर क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, घूम जाएगा। कैसे कि जैसे सपोज करो ये एग था और इसके अंदर यूं स्पर्म जो है इसका ये हेड वाला पोर्शन और इसका मिडल पार्ट वाला जो पोर्शन है वो एंटर हो गया, यूं प्रवेश कर गया, जिसमें हम देख रहे हैं कि आगे की तरफ तो क्या है, हेड पोर्शन है और पीछे की तरफ क्या है, इसका मिडल पार्ट है। तो इसके प्रवेश करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री के ऊपर रोटेट हो जाएगा, कि जैसे अगर ये यूं है तो अब ये क्या हो जाएगा, यूं रोटेट हो जाएगा इस तरह से, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस जो है वो तो क्या आ जाएगा पीछे की ओर, और ये माइटोकॉन्ड्रियल जो रीजन है, ठीक है, और साथ में इसका जो तारक केंद्र वाला जो रीजन है वो क्या आ जाएगा, आगे की ओर आ जाएगा। तो हमने देखा कि एग में प्रवेश करने के बाद स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु है इसका हेड और मिडिल पार्ट जो है वो 180 डिग्री के ऊपर रोटेट हो जाता है यानी कि घूम जाता है, और जिसके कारण इसका माइटोकॉन्ड्रिया और पीसी यानी कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जिसे हम समीपस्थ तारक केंद्र कहते हैं, वो इसके सिर के आगे की ओर आ जाते हैं। यानी कि जब ये एंटर करता है स्पर्म ओवम के अंदर, उस दौरान क्या होता है, इसका हेड तो होता है आगे की तरफ और मिडल पार्ट और साथ में जो इसका प्रॉक्सिमल जो सेंट्रियोल समीपस्थ तारक केंद्र जो कि यहाँ पर मौजूद होता है, ये जो है वो इसके हेड पार्ट के क्या होते हैं, पीछे की तरफ। लेकिन जब ये प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद ये पूरी की पूरी जो संरचना है वो 180 डिग्री के ऊपर क्या हो जाती है, घूम जाती है, जिसके कारण ये न्यूक्लियस वाला जो हेड पोर्शन है वो तो क्या हो जाएगा पीछे की तरफ, और ये वाला जो पोर्शन है ये इतना भाग जिसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और साथ में प्रॉक्सिमल जो सेंट्रियोल प्रेजेंट है, समीपस्थ तारक केंद्र है, वो कहाँ आ जाएंगे, इस प्रकार से आगे की तरफ आ जाएंगे। तो यही हमने बताया है कि जब अंडे के अंदर स्पर्म का प्रवेश हो जाता है तो उसके बाद स्पर्म का हेड और मिडल पार्ट जो है वो 180 डिग्री के ऊपर घूम जाता है, जिसके कारण इसके माइटोकॉन्ड्रिया और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो इसके सिर के आगे की ओर व्यवस्थित हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, समीपस्थ तारक केंद्र है, जिसके बारे में हमने जब शुक्राणु की संरचना का अध्ययन किया था, स्पर्म की जो स्ट्रक्चर देखी थी, उस दौरान हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था कि ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है, समीपस्थ तारक केंद्र, ये क्या करता है, क्रोमोजोमल स्पिंडल का निर्माण करता है। ठीक है, शुक्राणु तर्कु तंतु जो है उनका निर्माण करता है, ताकि आगे चल करके इस एग के अंदर डिवीजन की जो है वो क्रिया संपन्न हो सके। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि नर प्राक केंद्र, नर प्राक केंद्र से तात्पर्य यहाँ पर जो स्पर्म जो है, जो शुक्राणु जो है, इसके न्यूक्लियस से है, कि नर प्राक केंद्र व मादा प्राक केंद्र, मादा प्राक केंद्र से तात्पर्य यहाँ पर जो ओवम का न्यूक्लियस है उसे। नर प्राक केंद्र जो है इसका मतलब है शुक्राणु केंद्रक से जो अपनी हैप्लॉइड फॉर्म के अंदर है, और मादा प्राक केंद्रक, मादा प्राक केंद्रक से तात्पर्य यहां पर ओवम का जो न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉइड फॉर्म के अंदर है, इससे है। तो जब ये कंप्लीटली एंटर कर जाता है स्पर्म ओवम के अंदर, तो हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है, नर प्राक केंद्रक
यानी कि शुक्राणु का जो केंद्रक है वो, और मादा पराग केंद्रक यानी कि ओवम का जो केंद्रक है वो एक निश्चित पथ के द्वारा एक दूसरे की ओर आते हैं, यानी कि एक निश्चित डायरेक्शन के अंदर गति करते हुए एक दूसरे के समीप आते हैं, ताकि इनके अंदर फ्यूजन की क्रिया या संलयन की क्रिया हो सके। और इस पथ को नाम दिया जाता है फर्टिलाइजेशन पाथ। ठीक है, हमने देखा कि नर पराग केंद्रक और मादा पराग केंद्रक जो है वो एक निश्चित पथ द्वारा एक दूसरे की ओर आते हैं, और इस पथ को नाम दिया जाता है फर्टिलाइजेशन पथ। और जब ये इस पथ के द्वारा एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके अंदर फ्यूजन की क्रिया यानी कि संलयन की क्रिया हो जाती है, यानी कि दोनों के जो गुणसूत्रीय समुच्चय यानी कि N और ये N आपस के अंदर मिल जाते हैं, जिसे हम एम्फीमिक्सिस नाम देते हैं, जिसके अंदर दोनों के जो क्रोमोसोम है वो आपस के अंदर मिल जाएंगे, और इसके परिणाम स्वरूप जो है वो द्विगुणित अवस्था का निर्माण हो जाएगा, यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि निषेचन की क्रिया जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट। और निषेचन की क्रिया कंप्लीट होते ही नेक्स्ट जो जनरेशन है उसकी प्रथम कोशिका के रूप में किसका निर्माण हो जाएगा, जाइगोट का निर्माण हो जाएगा, जो द्विगुणित अवस्था में होगा। और अब ये जाइगोट जो है वो आगे चल करके विदलन की क्रिया करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और जिसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में। तो अगर हम निषेचन की महत्व के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि निषेचन की जो क्रिया होती है ये क्या करती है, एक तो एग को पूर्ण परिपक्वन के लिए उद्दीपित करने का कार्य करती है। यानी कि निषेचन के दौरान जैसे ही स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, जो कि अपनी सेकेंडरी oocyte की अवस्था में होता है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर इसको परिपक्वन के लिए प्रेरित करता है, ताकि इसके अंदर मियोसिस सेकंड की जो क्रिया है वो कंप्लीट हो सके। इसके अलावा ये ओवम को निरंतर माइटोसिस द्वारा नए जीव के अंदर विकसित होने के लिए सक्रिय करता है। कैसे कि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई, ठीक है, यानी कि ओवम न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस आपस के अंदर फ्यूज हो गया, यानी कि संलयन कर लिया उसने, और इसके द्वारा जाइगोट का निर्माण हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, ये फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया थी वो इस जाइगोट के अंदर लगातार समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस को प्रेरित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सके और उस एम्ब्रियो से फिर बाद में आगे नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बन सके। नेक्स्ट, जाइगोट जो है वो क्या होता है, डिप्लॉयड फॉर्म के अंदर बनता है, द्विगुणित अवस्था के अंदर बनता है, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, फर्टिलाइजेशन ही। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि स्पर्म जो है वो क्या था, हैप्लॉइड फॉर्म के अंदर था, और जो ओवम था वो भी किस फॉर्म के अंदर है, हैप्लॉइड। अब अगर इन दोनों का आपस के अंदर फ्यूजन न हो, जो कि फर्टिलाइजेशन के अंदर होता है, वो नहीं हो, तो कभी भी इनके द्वारा डिप्लॉयड फॉर्म यानी कि 2n अवस्था जो है वो नहीं आ पाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि जाइगोट को द्विगुणित बनाने के लिए या 2n बनाने के लिए, जिसके अंदर एक n जो है वो तो होता है स्पर्म का और दूसरा n होता है ओवम का, इसके लिए फर्टिलाइजेशन जो है वो ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, एग जो है उसको मेटाबॉलिकली रूप से एक्टिव करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, फर्टिलाइजेशन के द्वारा किया जाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है स्पर्म का न्यूक्लियस जो कि रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, नर के जो क्रोमोसोम हैं उनको, और दूसरा ओवम का प्रो न्यूक्लियस जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, फीमेल को यानी कि मादा सदस्य को। तो इन दोनों का आपस के अंदर फ्यूजन हो रहा है, तो और उसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हो रहा है, जाइगोट का। तो इसका मतलब ये होगा कि जाइगोट के अंदर जो ये 2n है, इसमें से आधे जो क्रोमोसोम है यानी कि एक n जो है वो तो किसके हैं,
पिता के जो कि नर सदस्य के हैं, और बाकी बचे हुए जो आधे हैं यानी कि दूसरा n जो है वो किससे है, मदर से यानी कि फीमेल से। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि दोनों जनकों के जो लक्षण हैं उनको संयुक्त करने का कार्य, आपस के अंदर मिलाने का जो कार्य है वो फर्टिलाइजेशन के दौरान होता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो है वो वेरिएशंस उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, लैंगिक जनन जो होता है, इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली जो संतान है या जो संतति है वो दोनों जनकों यानी कि माता और पिता में से किसी के भी पूर्ण रूप से समान नहीं होती, यानी कि किसी का भी क्लोन नहीं होती, वो दोनों का क्या होती है, मिश्रण होती है। और ये मिश्रण किस कारण से उत्पन्न होता है, फर्टिलाइजेशन के कारण, और जिसके कारण क्या उत्पन्न हो जाती है, वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और यही विभिन्नताएं जो हैं वो जैव विकास का मुख्य आधार है। आगे बात करते हैं कि जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, वो क्या है, अपनी हैप्लॉइड फॉर्म के अंदर है। अगर हैप्लॉइड फॉर्म की मैं बात करूं, स्पर्म की यानी कि मनुष्य के अगर हम शुक्राणु की बात करें तो इसके केंद्र के अंदर टोटल 23 क्रोमोसोम होंगे। एन को रिप्रेजेंट करेंगे, कितने क्रोमोसोम होंगे, 23, जिनमें से 22 क्रोमोसोम तो होंगे कायिक गुणसूत्र या ऑटोनॉमस क्रोमोसोम, और एक क्रोमोसोम जो होगा वो होगा सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र। अब नर सदस्य के अंदर 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक तो होता है X और दूसरा होता है Y। तो इसलिए इसके स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, उसके अंदर जो है वो एक तो क्या हो सकता है, या तो उसका जो गुणसूत्रीय प्रारूप है वो इस प्रकार से हो सकता है कि उसमें 22 क्रोमोसोम तो क्या हो, कायिक और लिंग गुणसूत्र के रूप में कौन सा उपस्थित हो, X क्रोमोसोम। या फिर जो पोजीशन है वो ये हो सकती है कि 22 गुणसूत्र तो कौन से हो, कायिक गुणसूत्र, और एक जो लिंग गुणसूत्र है उसके रूप में कौन सा हो, Y वाला। अब अगर ये वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन कर ले, और अंडाणु जो है वो हम जानते हैं हमेशा, अगर बात करें फीमेल की तो फीमेल जो है वो हमेशा ही 44 प्लस एक्स टाइप की होती है। इसलिए जब इसके द्वारा अंडाणु बनते हैं तो वो एक ही प्रकार के बनते हैं, और वो होता है 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, यानी कि ये हमेशा होमोजाइगस फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, तो अब अगर नर सदस्य का ये वाला शुक्राणु मादा के अंडाणु के साथ संलयन करता है तो इसके परिणाम स्वरूप जो संतान उत्पन्न होगी वो किसके रूप में होगी, मादा के रूप में। और अगर अंडाणु के साथ, उवम के साथ ये वाला जो स्पर्म या शुक्राणु है वो संलयन कर लेता है तो इसके परिणाम स्वरूप जो संतान बनेगी वो किसके रूप में बनेगी, नर के रूप में बनेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शुक्राणु के द्वारा जो है वो लिंग का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि स्पर्म के अंदर या तो प्रेजेंट हो सकता है लिंग गुणसूत्र के रूप में X क्रोमोसोम, और जब X क्रोमोसोम होगा तो संतति का जो लिंग है वो क्या होगा, फीमेल होगा। और या फिर स्पर्म के अंदर प्रेजेंट हो सकता है ये वाला क्रोमोसोम, और जब ये वाला क्रोमोसोम होगा तो संतति जो है वो किसके रूप में विकसित होगी, नर के रूप में विकसित होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लिंग का निर्धारण जो है वो कौन करेगा, नर सदस्य करेगा। इसके साथ साथ हमने देखा कि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान स्पर्म जो है वो एग के अंदर एंटर कर जाता है तो उसके बाद में जो है वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है, और यही फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो पॉलीस्पर्मी यानी कि एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने का काम करती है। तो ये थे फर्टिलाइजेशन के कुछ महत्व, कुछ इम्पोर्टेंस। तो इसी के साथ हमारा ये फर्टिलाइजेशन का जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पर ये जो जाइगोट की फॉर्मेशन हुई है, इस जाइगोट से फिर आगे चल करके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है इसके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।